ऐसा क्यों लगा कि सीए प्रोफेशन होने के बावजूद भी आप एकाएक कि नहीं मुझे तो गर्भ संस्कार में ही जाना है, या इसी को कुछ कहीं ना कहीं से ये बीज तो पनपा ही होगा? आपको संस्कार शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। संस्कार एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है परिशोधन, परिशुद्धि। तो अर्पिता जी, हम जब पूरे इसी पे चल रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और मेरे थ्रू सारी ऑडियंस जो बच्चे हैं वो भी यही जानना चाहेंगी कि आखिर गर्भ संस्कार कराते कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और किन किन चीज़ों के साथ इसकी शुरुआत की जानी चाहिए? हम सभी ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है। बिल्कुल सुनी है। तो हमें इस बात को नोटिस करना चाहिए कि उनके माता पिता तो हिरण्यकश्यप, कयाधु राक्षस प्रजाति के थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने पेरेंटिंग में सारे एफर्ट्स कर लिए थे कि साम दाम दंड भेद से कि वो अपने बच्चे को वैसा बना दे जैसा वो चाहते थे। लेकिन क्या वे उनके गर्भ के संस्कारों को बदल पाए? कैसे मदर के हार्मोन्स एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं, जैसे आपके बॉडी में क्या क्या करने से पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं और वो कितने ज़्यादा भीतर संतान को प्रभावित करते हैं। वहीं मदर अगर स्ट्रेस में रही, एंग्जाइटी में रही, गुस्से में रही या बैड इन्वायरमेंट में रही तो कितना ज़्यादा वूम को प्रभावित करेंगे। और यही सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में पहले से बताई गई है। फर्स्ट मंथ से ही, जब बच्चा तो सिर्फ बीज बन रहा है, उसी मंथ से कैसे जान लेगा कि उसके गर्भ संस्कार में या माँ के संस्कार उसमें कैसे आएंगे? मैं हूं अल्पना तिवारी, फाउंडर नुस्खा किचन, आपकी होस्ट। जैसा कि हम ब्रॉडकास्टिंग में लगातार कुछ ना कुछ आपको दिखाते जा रहे हैं कि हमने पहले आपको आयुर्वेदिक वैद्य से परिचित करवाया, उसके बाद हमने योगा स्पेशलिस्ट से मिलवाया, और उसके बाद हमने एक डाइटिशियन से आपको मुलाकात करवाई। लेकिन आज हम जिनसे मिलाना चाह रहे हैं वो आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ बहुत अमेजिंग सा है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें शुरू होती है। तो आज मेरे साथ हैं अर्पिता जी, जो गर्भ संस्कार की क्लासेस लेती हैं, और मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ आके मुझे भी टच किया है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि ये अपने मुंह से ही अपना परिचय दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और मेरा नाम अर्पिता है, अर्पिता अग्रवाल, और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं गर्भ संस्कार पर काम कर रही हूँ, और उसी के लिए आज की हमारी जनरेशन को गर्भ संस्कार का सही महत्व समझाने के लिए ही मैंने अपना YouTube चैनल और इंस्टा अकाउंट भी स्टार्ट किया है, और उसी के थ्रू हम ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनली गर्भ संस्कार में इतनी रुचि कैसे आई? आपने शुरुआत, ऐसा क्यों लगा कि सीए प्रोफेशन होने के बावजूद भी आप एकाएक कि नहीं मुझे तो गर्भ संस्कार में ही जाना है, या इसी को कुछ कहीं ना कहीं से ये बीज तो पनपा ही होगा? जी बिल्कुल। मैंने जैसे बताया कि मैं सीए हूँ, और मैं अच्छे से ओला कैब्स में ट्रेजरी सेक्शन में बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बट जब मेरा कंसेप्शन का टाइम आया तब तक मैंने ये वर्ड सुन लिया था कि गर्भ संस्कार कुछ होता है, बट मुझे वो ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जहाँ भी पूछ रही थी लोगों को, कोई मुझे डाइट बोलता था तो कोई मुझे योगा बोलता था, कोई मुझे बोलता था कि जैसे कुछ चमत्कार जैसा है कि आप सिर्फ ये म्यूज़िक सुन लो, आप सिर्फ ये यज्ञ कर लो और गर्भ संस्कार हो जाएगा। तो कोई होम्योपैथी मेडिसिन बोलता था, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे भीतर, मतलब मुझे ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये मुझे इम्पैक्ट करेगी, मेरे संस्कारों को इम्पैक्ट करेगी, तो भीतर संतान के संस्कारों को कैसे इम्पैक्ट कर देगी। संस्कार क्या होता है, क्या सच में गर्भ में संतान के संस्कारों को बदला जा सकता है या दिया जा सकता है? ये सारे सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा होते थे, और मैं अपनी प्रेगनेंसी को ऐसी वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी। मुझे पता था कि ये मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है, और मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी अपने बच्चे के लिए। ठीक है, थैंक यू, आपने इतना अच्छा अपना परिचय दिया और आपका जो रुझान इसकी तरफ रहा। पर बेसिक मैं आपसे आती हूँ कि जो जनरल बच्चों के सवाल होते हैं कि गर्भ संस्कार आखिर है क्या चीज़? देखिए, अगर बहुत सिंपल में अगर इसको समझेंगे तो एक जनरल डेफिनेशन है कि गर्भ में संतान को संस्कारित करना गर्भ संस्कार है। लेकिन आपको संस्कार शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। संस्कार एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है परिशोधन, परिशुद्धि। श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी साफ साफ लिखते हैं,
संस्कारो ही गुणंतरा मुदच्यते, अर्थात पूर्व के संस्कारों को बदलना ही संस्कार प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एक जीवात्मा जब एक योनि से दूसरी योनि जाती है तो वो पूर्व की योनि के अपने गुण, कर्म, स्वभाव अपने साथ लेकर जाती है। आज पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों है, या इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है, या वो इतना हैप्पी बेबी क्यों नहीं है। तो एक्चुअली आपने उनके पूर्व संस्कारों पर काम ही नहीं किया। आपने उन्हें मानव अनुरूप जो इस जीवन में संस्कार मिलने चाहिए तो उस पर काम ही नहीं किया। जो हमारे ऋषि मुनियों ने विशेष बताया कि गर्भ संस्कार की प्रक्रिया बनाकर कि गर्भ में संतान को ये मानव के संस्कार देना कितना ज़रूरी है, तो हम कैसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, हम कैसे वो मदर फादर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए समझेंगे। तो उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। और पुराने टाइम से चाहे आप कोई भी काल लो, सतयुग लो, द्वापर लो, त्रेता लो, हर एक घर में माताएं अपनाया करती थी और वैसी ही हमें संस्कारी संतानें मिलती थी। अगर कोई मुझसे एग्जाम्पल्स पूछे तो वो सतयुग में रानी मदालसा का ले सकते हैं, बिल्कुल। त्रेता युग में आप ऋषि अष्टावक्र जी का ले सकते हैं। मतलब मैं बहुत फेमस बता रही हूँ। द्वापर में आप अभिमन्यु का ले लीजिए, परीक्षित का ले लीजिए। ऐसे हर काल हर जगह पे आपको गर्भ संस्कार के रिजल्ट्स ज़रूर दिख जाएंगे। तो बेसिकली आपने ये तो बताया कि संस्कार मतलब हमारे जो वो है, संस्कार में बहुत सारी चीज़ें आती है कि हमारे चाल चलन व्यवहार सारा वो। और मैं तो ये मानती हूँ कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो सारे अपनी माँ के थ्रू बच्चा सब कुछ सीख रहा है। पर मतलब कई जगह ये मिथ्या भी है या सही है, ये आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे बच्चियों को। अर्पिता जी, जो आज की जो जनरेशन है, और मैं मानती हूँ कि आप भी उसी जनरेशन में हैं, तो वो साइंस बेस पे सारा काम करना पसंद करती है कि अगर कोई चीज़ साइंस से प्रूव है तो हमें करनी है, अदरवाइज हमें नहीं करनी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नई जनरेशन के साथ ये सारा काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इन लोगों के सवालों का जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी गर्भ संस्कार की जर्नी इसी सवाल से स्टार्ट हुई थी कि मुझे समझाओ कि कैसे संस्कार दिया जा सकता है। और ट्रूली जब मैंने अपने शास्त्रों को पढ़ा, अपनी चीज़ों को जाना, तो आई फील सो ब्लेस्ड कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा नॉलेज इतना महान है। अगर हम हमारी संस्कृति के, हमारी चीज़ों के ज्ञान को अगर अंधविश्वास रूप में समझते हैं तो शायद ये कहीं ना कहीं हमारा ही अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो सब कुछ साइंटिफिक बेस्ड ही है। आज साइंस बोलता है कि कैसे वूम बेबी लाइट, साउंड, वॉल्यूम आपके टोन से इम्पैक्ट होता है, जबकि ये सारी बातें अगर आप हमारा गर्भोपनिषद पढ़ेंगे उसमें सब चीज़ बताई गई है। आज सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में आपको फीटस की साइज़ दिखती है, आपको दिखता है कि कौन से मंथ में कौन से अंगों का निर्माण हो रहा है। आप देखिए हज़ारों साल पहले हमारे मंदिरों की दीवारों पर वो सारे चित्र उकेरे गए हैं। तो वी शुड फील सो ब्लेस्ड कि हमारा नॉलेज कितना रिच है। और आपके लिए तो आपकी प्रेगनेंसी अभी आने वाली है, और आप और ढंग से हमारे शास्त्रों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉपर संस्कार बनने की प्रक्रिया बताई गई है। क्यों पहले यज्ञ के माध्यम से संस्कार करवाए जाते थे और आज वो सिर्फ यज्ञ करना ही गर्भ संस्कार नहीं है। तो हर चीज़ के पीछे आपको बेस मिलेगा, आपको रीज़न मिलेंगे। तो डेफिनेटली जैसे मैंने विश्वास किया, मुझे पता है कि मैं आज की जनरेशन को विश्वास करवा के रहूँगी। वेरी गुड। बिल्कुल आपने सही बोला कि जहाँ वो कहते हैं ना कि हम तो ऐसी तपोभूमि पे पैदा हुए हैं, भारत की जैसी तो कोई तपोभूमि है ही नहीं कहीं पे जहाँ ऋषि मुनियों का सारा वो रहा है। तो ये तो मैं भी मानती हूँ कि साइंस के हिसाब से और जो संस्कार उस वक्त थे, क्योंकि जो आपने शुरुआत में जो मदालसा का जो दिया था, एंड अभिमन्यु के लिए तो पूरी दुनिया ही बताती है कि अभिमन्यु का जो गर्भ संस्कार में जो सब कुछ सीखा। और आज साइंस वाले भी जो कहते हैं कि नहीं साहब इस महीने में ये बच्चा सुनता है, वो करता है, इस तरह से बात करो, तो हमारे आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त हमारे साधु सन्यासी जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिस तपोभूमि हम रह रहे हैं, वो तो इस चीज़ से पूरा नॉलेज रखते थे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं कहीं कुछ मतलब ये है ना कि जहाँ सब कुछ ऐसे सवाल जवाब आते हैं वहाँ कुछ मिथ्या भी होते हैं और कुछ सही भी होते हैं। तो मिथ्या में जैसे लोग ये कहते हैं कि नहीं हम ये करें तो ये कैसे वो होगा कि फर्स्ट मंथ से ही, जब बच्चा तो सिर्फ बीज बन रहा है, उसी मंथ से कैसे जान लेगा कि उसके गर्भ संस्कार में या माँ के संस्कार उसमें कैसे आएंगे, कि वो क्या सीख रही है, क्या कर रही है, उस बीच में कैसे वो होगा। देखिए आज साइंटिफिकली भी इस बात का प्रूवन है कि कैसे मदर के हार्मोन्स एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं और कैसे वो सारे पॉजिटिवली
जैसे आपकी बॉडी में क्या क्या करने से पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं और वो कितने ज़्यादा भीतर संतान को प्रभावित करते हैं। वहीं मदर अगर स्ट्रेस में रही, एंग्जाइटी में रही, गुस्से में रही, या रोना मतलब ज़्यादा रोना, या इस तरह के बैड इन्वायरमेंट में रही, तो कितना ज़्यादा वूम को प्रभावित करेंगे। और यही सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में पहले से बताई गई है। इवन आई वांट टू टेल कि जैसे आज कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम डिज़ायर्ड बेबी की तरफ गर्भ संस्कार के थ्रू जा सकते हैं, तो आई कैन से हाँ, डेफिनेटली जा सकते हैं। इवन हम उसको साइंटिफिक तरीके से भी समझाते हैं कि कैसे ब्रेन का न्यूरॉन्स का कनेक्शन आप प्रेगनेंसी में करते हैं, और कैसे बच्चे की वो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि फ्यूचर में वो उसी प्रोफेशन में जाएंगे। रानी मदालसा का जैसे आपने बताया कि कैसे उन्होंने सतयुग में ही उन्होंने कह दिया था कि मेरा पहले 3 बच्चे ब्रह्मज्ञानी बनेंगे, और चौथे के लिए राजा ने जब बोला कि इस बार वो राजा मतलब वो राजपाट संभालेगा कौन, तो उन्होंने कहा हाँ, क्या मुश्किल है। आज की लड़कियों को अगर हमें कोई बोले कि पहला बच्चा डॉक्टर चाहिए, दूसरा इंजीनियर चाहिए, हम बोले ये क्या मजाक है, मुझसे ऐसा कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हमारी संस्कृति है इतनी रिच जो ये सारी चीज़ें बताती है, और इस पे काम किया जा सकता है। और आज इस पे साइंटिफिक भी प्रूफ्स आ चुके हैं कि सच में आप जब गर्भ में उन चीज़ों पर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बस हमारा है कि हम इस समय को पहचान जाए और इस समय का सदुपयोग करके उन पद्धतियों को अपना लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्पिता जी, हम जब पूरे इसी पे चल रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और मेरे थ्रू सारी ऑडियंस जो बच्चे हैं वो भी यही जानना चाहेगी कि आखिर गर्भ संस्कार कराते कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और किन किन चीज़ों के साथ इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब मैं इसकी शुरुआत पे बात करूं तो वैसे हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि माता पिता को जनरेशन टू जनरेशन इस नॉलेज को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहिए। इवन ईसा मसीह से जब किसी ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को संस्कारित कब करूं, तो वो कहते हैं कि 100 साल पहले से करना चाहिए था। बट आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर से कपल्स को अपने आचार विचार, व्यवहार, वातावरण, खान पीन पर अगर वो ध्यान देंगे, पूरी गर्भावस्था उन चीज़ों का फॉलो करेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब इसे करते कैसे हैं, देखिए जैसे ही होता है ना, हमारा एक गोल है, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, माध्यम चुने जाते हैं। उसी तरह से जो हमारा संतान को संस्कारित करने का है, तो उसका फिजिकल बॉडी बन रहा है, उसका मेंटल बॉडी बन रहा है, उसका इमोशनल बॉडी, उसका स्पिरिचुअल बॉडी, तो आपको उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करना है। आपको खान पीन की शुद्धता रखनी है, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना है, आपको योग प्राणायाम करना है, आपको विशेष मंत्रों का उच्चारण, राग, ताकि आप अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ कर पाए। और भी ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ जिन पर ध्यान देना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगती है वो लगती है कि माता पिता को अपने भावों पर काम करना है। देखिए, जैसे बोला जाता है कि इस लोक से ऊपर भगवान तक हमारे सिर्फ भाव पहुँचते हैं, ना हमारी क्रिया पहुँचती है, ना हमारे सामान पहुँचते हैं। गर्भ में संतान आज उसी ईश्वरीय अंश के रूप में उतनी ही प्योरेस्ट फॉर्म में आपके अंदर है, और आपको सबसे ज़्यादा उसी पर काम करना है, इस उद्देश्य के साथ कि आप अपने बच्चे के लिए कोई नई परिस्थिति नहीं बना सकते, हम हमारे बच्चे के लिए कोई नया इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। आपको उसकी मन स्थिति पे काम करना है कि उसी सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो कैसे अपने लिए उसी इन्वायरमेंट में सही और गलत राह चूज़ करेंगे, वो डिफरेंट, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के आकर्षण मिलेंगे, उसमें भी वो खुद को बचा के सही राह पर चल पाए। इस पर काम करना है गर्भ संस्कार में। ये तो आपने हमसे सारी बातें शेयर की, पर अब मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि आप अपने क्लाइंट के साथ, जो बच्ची आपसे जुड़ती है, उनके साथ किस तरह से इस गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को करवाते हैं, क्या उनके रिव्यू होते हैं? जी, सच में गर्भ संस्कार कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो किसी को कोई एक बार में दे दे। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रेग्नेंट वुमेन की उनकी लाइफस्टाइल पर काम करते हैं, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके सुबह से रात तक के रूटीन, उनकी सोच। जैसे मेन होता है ना कि मैं कोई चीज़ नहीं खा रही हूँ, लेकिन किसी ज़बरदस्ती में या फोर्स में नहीं खा रही हूँ,
या ये सोच के नहीं खा रही हूँ कि नहीं मुझे खाना ही नहीं है। खाना ही नहीं है, तो बिल्कुल। वो सारी चीज़ों पर काम किया जाता है हमारी क्लासेस के द्वारा, और इसके लिए हम वीक में 6 दिन उनको लाइव सेशंस देते हैं। ओह। हम उनको प्रॉपर श्री रामचरितमानस भगवत गीता का पाठ करवाते हैं। हमारे यहाँ पर मेन हमारे 3 दिन सत्संग होते हैं, जिसके अंदर पुराणों में या अलग अलग लैंग्वेजेस, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई मराठी, जो हिंदी में ट्रांसलेटेड भी नहीं है, वहाँ पर जो डीप गर्भ संस्कार का नॉलेज दिया गया है वो हम सत्संग के द्वारा करवाते हैं। वो नाम जप करवाते हैं, मेडिटेशंस करवाते हैं। उसके अलावा आज तक जो गर्भ संस्कार के हमारे पुराने प्रिंसिपल या साइंटिफिक प्रूफ जो आ चुके हैं, उस बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स डिफाइंड हुए हैं, जो एक क्लियर थियोरी बन गई है कि हाँ प्रेग्नेंट वुमेन को ये करना चाहिए, उस पर काम होता है। योग क्लासेस चलती है। तो इस तरह से कंटिन्यू उन पे जब से वो जुड़ते हैं तब से पूरा उनका डिलीवरी तक उन पर काम किया जाता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी गर्भवती माता जिस हद तक जुड़ती है, जिस हद तक वो फॉलो करती है, उन्हें उतने ही परसेंट में उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते चले जाते हैं। और हाँ, जैसे आपने पूछा है कि हम पार्टिसिपेंट्स पे कैसे काम करते हैं, तो देखिए मेरा खुद का पर्टिकुलर मानना है कि अगर मैं किसी प्रेग्नेंट वुमेन को बोल दूँ, एक ज्ञान दे दूँ कि तुम खुश रहो, तुम सकारात्मक रहो, लेकिन जब उसकी लाइफ में उसको कोई चीज़ चुभ रही होगी, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसकी ये ऊपरी बातें काम नहीं आएगी। तो इसीलिए हम हमारी बैच की लिमिटेड साइज़ रखते हैं और एक एक पार्टिसिपेंट्स के साथ हम जुड़ पाए, इस तरह से काम करते हैं। मतलब वो एज ए फ्रेंड, एज ए दीदी मुझे अपना छोटा छोटा बात डिस्कस कर पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि दीदी मैं कितना भी चाहूँ, मैं भूल नहीं पा रही हूँ मेरे परिवार वालों ने जो मेरे साथ किया था, और मैं बार बार वही सोच सोच के दुखी होती रहती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि एक पल के लिए सोच के देखो, आपके बच्चे के लिए जीवन के कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो फेस कर रहे हैं, और उस समय वो अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड या अपनी पुरानी बातें सोच के वो परेशान हो रहे होंगे, तब आप क्या सोचोगे? आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो बोले ऑब्वियसली दीदी मैं यही बोलूँगी कि ये सब बातें अभी छोड़ो, तुम अभी इस पे तो मैं बोली आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? वेरी गुड। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल था कि पार्टिसिपेंट थी, वो मुझे बता दी कि दीदी मैं बहुत सब कुछ मेरा नॉर्मल चल रहा था और प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ, मैं खुश भी थी, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में प्रॉब्लम हो गई। वो किसी बात से नाराज़ होकर, मतलब वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वो अपने पीहर मायके आ गई है हमारे, और अब पूरे टाइम घर में वही सारा डिस्कशन चलता है पूरा, मतलब हम लोग बहुत नेगेटिव हो चुके हैं सब लोग। तो दीदी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने बोला अच्छा आप एक बात बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है गलती आपकी ननद की है या उनकी फैमिली की? बोले नहीं, गलती डेफिनेटली उनके परिवार की है, मेरी ननद की नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा फिर एक बात बताओ, आप अपनी संतान को प्रेम के, दया के, करुणा के, संवेदना के गुण देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? मैंने बोला हमारी संस्कृति में बोलते हैं परहित सरस धर्म नहीं माही, पर पीड़ा सब नहीं अदमाही। आप सोचो आपकी दीदी दुख में है, परेशानी में है, इस समय अगर आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर बनी, आप उनके लिए सपोर्ट बनी, वो कितनी दुआएं देगी आपको, आपके बच्चे को। बिल्कुल। और आप सोचिए कि ये तो आपको पुण्य कमाने का समय भगवान दे रहा है, आप क्यों परेशान हो रही हो? वो बोलती है दीदी मेरी ज़िंदगी बदल गई, मतलब मुझे जो पल मुश्किल के लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों परेशानी में फंस गई, मुझे लग रहा है ये तो भगवान ने मुझे मौका दे दिया कुछ अच्छा करने का। और फिर उसे इतना अच्छा लगा कि मेरी आज पहली डॉटर है, आज मेरे गर्भ में संतान को भी तो यही शिक्षा मिलेगी कि तुम्हारी दीदी, तुम्हारी जो भी हो, तुम्हें उसके साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग पिलर बनना है। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में उनके साथ काम करना, मेनली उनकी सोच, उनके एटीट्यूड पर काम करना, तभी हम संतान को सही रूप में संस्कारित कर पाएंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट बच्ची होती है तो हम उसकी हेल्प करें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ दूसरों की अच्छी चीज़ें अपनाकर वो अपने अंदर वाले बच्चे की हेल्प कर रही है। डेफिनेटली। तो वही साइंस लोगों को समझाना है। एक्चुअली हम लोग क्या होता है कि आजकल वुमेन्स एरा या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी तो हमारा बहुत सॉफ्ट पीरियड है, सब लोगों को मेरा ध्यान रखना चाहिए। किसी डॉक्टर विजिट पे अगर हस्बैंड वुमेन के साथ नहीं आ पाता है तो वो बहुत दुख में और बहुत ऐसे हो जाती है कि क्यों मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरा बच्चा तो नहीं है। उस जगह अगर वो थोड़े से शांत भाव से अपने मन में ये सोचे कि कोई बात नहीं, मैं
मैं उनको भी समझती हूँ, उनका भी कोई काम है, हर बार आते हैं, एक बार नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। आप सोचो वही भाव गर्भस्थ संतान को देंगे, आप उनको दुनिया से एक्सपेक्टेशंस की जगह खुद आगे बढ़ना स्ट्रॉन्ग बनना सिखाएंगे जी। हम लोग, बिल्कुल। तो इस साइंस को समझना है और जीवन में अपनाना है, तो सही संस्कार वही है। गर्भ संस्कार में हमारी दोनों की भूमिकाएं हैं कि एक माँ की भी एक पिता की है, लेकिन पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं इसके लिए ना सबसे फेमस स्टोरी आपको बताती हूँ। अभिमन्यु का स्टोरी गर्भ संस्कार में किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, सभी को अभिमन्यु का स्टोरी पता है। पता है, बिल्कुल पता है। हमने उसमें एक चीज़ क्यों नहीं नोटिस करी कि अभिमन्यु जब गर्भ में था, सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन कौन सिखा रहा था? अर्जुन। तो आज पिता क्यों सोचते हैं कि उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है संतान को संस्कारित करने में? उनका बिल्कुल बराबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक माता को वो इन्वायरमेंट देने में, माँ को वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारा एक कंफर्ट देने में जिसमें वो खुश रह पाए, वो प्रसन्न रह पाए, वो सकारात्मक रह पाए, ताकि वो और अधिक संतान की आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दे पाए, उसकी भावनात्मक उन्नति पे। तो उनके बेसिक खान पान, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जितना भी वो उनके पास हस्बैंड के टाइम है, वो सारा सपोर्ट उनको डेफिनेटली करना चाहिए। वो संतान ऑब्वियसली आपकी फैमिली की है, तो हस्बैंड को तो ज़रूर पूरे आगे बढ़ के कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये सब कुछ में मतलब खान पान भी मायने रखता है हमारा? बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप और कुछ माने ना माने, एक फिज़िकल बॉडी तो बन ही रहा है, और गर्भ के बाहर आने के बाद कोई कैसे भी माता पिता हो, वो ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, मतलब उनके सारे अंग में पूर्ण क्षमता हो। तो वो सारा मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मुझे लगता है कि एक सेकंड है, फर्स्ट तो एटलीस्ट फिजिकल बॉडी तो आपका सही होना ही चाहिए, और उसमें खान पीन तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है पूरा, शुरू से आखिरी तक। पहले दिन से गर्भवती माता को अपने खान पीन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और पूरे हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है कि कौन से महीने में कौन से। आजकल हमको क्या लगता है मार्केट से आयरन कैल्शियम ले लो वो सफिशेंट है, डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं है, और हमें पूरी तरह डिपेंड उन पर होना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से ये चीज़ें मिले, उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं पर काम करना चाहिए। और आई फील सो ग्लैड कि आप ये सारी चीज़ों पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप आयुर्वेद का इतना ज्ञान रख के, आप हम जैसी लड़कियाँ, इवन फैमिलीज़, जहाँ फैमिलीज़ को भी ये सब चीज़ें नहीं पता है, आज पुराने टाइम से काफ़ी मिस हो गया हमारी चीज़ें, तो आप उन सभी तक ये एक सेक्रेड नॉलेज पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हर गर्भवती को फॉलो करना। नहीं, वो तो जैसे हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो हम मतलब हमारा जो पर्टिकुलर यही रहता है कि हम उस अन्न को इस प्रोसेस से बनाएं, और इतनी शुद्धता और इतनी पवित्र आत्मा के लिए तैयार करते हैं हम, तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। ये तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। और खान पीन का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि खान पीन का मुझसे कई गुना ज़्यादा आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आप आयुर्वेद का पूरा, मतलब मैंने जितना भी समझा है कि आप आयुर्वेद को इतना अच्छे से समझ के प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूरा तैयार कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि तीनों ट्राइमेस्टर में मेन किन चीज़ों का गर्भवती को ध्यान रखना चाहिए, और कैसे वो खाना उनके लिए उन्हें कितनी सारी परेशानियों से बचा देगा या कितना लाभप्रद रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग जैसे 3 ट्राइमेस्टर में अलग अलग किया हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम फर्स्ट से लेके पूरे 9 तक खिलाते हैं। जहाँ आप कह रहे हो ना कि ब्रेन डेवलपमेंट जो पूरा गर्भ में ही होता है, तो हम बच्चों को संग पुष्पी ब्राह्मी जैसी चीज़ें खिलाते हैं। तो नो डाउट कि एक तो आपका गर्भ संस्कार, दूसरा संग पुष्पी ब्राह्मी जैसी चीज़ें खा के बच्चा और भी ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में शतावरी को बताया गया है कि वो जीवनदायिनी है, और उसको अगर हम लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत बेटर होता है। तो जब माँ के ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है तो बच्चे के अंग बहुत डेवलप होते हैं। तो हर सेमेस्टर वाइज हमने कुछ ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम खिलाते हैं कि हमें कब बच्ची को आयरन की ज़्यादा, जब बच्चा बन रहा है तो किस समय उसे कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस समय उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, किस समय उसे विटामिन सी चाहिए, एवरीथिंग वो उसको उसी हिसाब से। ये मंथ वाइज है या ट्राइमेस्टर वाइज है? मंथ वाइज है, लेकिन उसमें हमने तीनों को डिवाइड किया कि इस मंथ में ये, पर लेकिन हाँ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट से पूरे 9th मंथ तक है। बाकी उसकी बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक ना ऐसा आयुर्वेद का सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम खा पाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही थोड़ा सा नॉजिया एंड ऑल चलता है, तो
मतलब क्या वो खास मतलब खा पाते हैं, मतलब टेस्ट वाइज, और बहुत बुरा तो नहीं होता है? नहीं, बहुत बुरा नहीं होता है एक्चुअल में। कि हम वो जो कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में नानी दादी वो परोस के रख देती थी, वो नहीं। हम जैसे जो भी चीज़ हम कहते हैं कि 2 कैंडी उठा के खाओ बेटा, वो आराम से बच्चियाँ खा लेती है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं करते कि अच्छा। भाई ऐसा हो कि जब आपका, मैं ये कहती हूँ कि कोई चीज़, वो कहते हैं कि मन से खाओगे तो तन को लगेगा। तो हम कहते हैं जिस वक्त तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्रेविंग का मन करा उस वक्त हमारा कोई प्रोडक्ट उठा के खाओ आप, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उनके वेरी लिए। नाइस। क्योंकि ये बहुत ऐसा होता है कि हर लेडी सोचती है कि मैं कुछ अच्छा खाऊंगी, लेकिन उनको लगता है कि क्या मैं खा पाऊंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, बर्गर पिज़्ज़ा तो मेरा टेस्ट अकॉर्डिंग है, वो तो मैं खा लूँगी, पर क्या ये सब चीज़ें खा पाऊंगी? तो और आप ये देखो ना, जितनी भी प्रॉब्लम अभी, जैसे पुराने ज़माने में कहीं हमारा जैसे इतना मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, उस समय भी बच्चियां नेचुरल डिलीवरी होती थी, तो उस वक्त जो नानी दादियां थी वो किस तरह से उनका खान पान का ध्यान रखती थी। क्योंकि अब ये महीना है तो इस तरह से खाओ, ये महीना है तो ये खाओ, अब 9th मंथ लग गया तो अब तुम्हें नेचुरल डिलीवरी पे जाना है, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से कोई कॉम्प्लिकेशन। लेकिन आज हमारी साइंस ने इसे और भी बहुत बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया कि वो कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं है। तो खान पान तो बहुत मायने रखता है बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बोला ही जाता है आहार ही औषधि है। तो बिल्कुल। अगर सच में हम वैसा फॉलो कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे गर्भ संस्कार को हम ये कहते हैं कि हम तो इंडिया की तपोभूमि में यहाँ भी रहते हैं और खान पान भी हमारा वैसा ही है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट अगर फॉरेनर खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि गर्भ संस्कार की तरफ भी जा रहे होंगे फॉरेन कंट्री वाले, क्योंकि मैंने ये देखा कि हरे कृष्णा हरे रामा को अगर उन्होंने अपनाया है तो गर्भ संस्कार ज़रूर अपनाया होगा। तो आपके पास हैं कुछ ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब इवन अभी ऐसा है कि बहुत सारी कंट्री, आई कांट काउंट, मोर देन 20-25 प्लस कंट्रीज से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा हमारी संस्कृति के महत्व को समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि इतनी पाश्चात्य संस्कृति से जुड़कर उन्होंने क्या पाया है और क्या खोया है। वो फिर से अपने बच्चों को अपनी ही जड़ों से जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये आज के समय में बहुत सभी लोगों को ज़रूरत फ़ील हो रही है इन हमारे संस्कारों को फिर से अपने बच्चों में पुनर्जीवन की। और डेफ़िनेटली ये इंडिया में तो हो ही रहा है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे भी हम मथुरा वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा तो ध्यान ऐसे ऐसे करके यूँ रहेगा, लेकिन किसी फॉरेनर्स को हम देखेंगे तो वो बिल्कुल मन उसी लगन और मन से देखेगा। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि लोग हमें अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर पता नहीं हम कहाँ खो गए हैं, ये पता नहीं है। तो जैसे कुछ बच्चियाँ ये पूछती है कि हमारे पेरेंट्स ने, जैसे मेरी नानी दादी ने, मेरी मम्मी ने, उन्होंने तो कोई गर्भ संस्कार नहीं किया था, हम भी हो गए, तो हम क्यों करें? हाँ, ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचोगे तब भी आप रिलेट कर पाओगे कि आज से 30-40 साल पहले उन लेडीज़ की क्या लाइफ थी। वो घर का काम खुद किया करती थी। वो ऐसा नहीं है कि बहुत रोज़ में बाहर खाने की आदत हुआ करती थी। ना बाहर के खाने में इतने पेस्टिसाइड्स, पैक्ड फूड अवेलेबल होते हुआ थे, करते बिल्कुल। थे। ना आसपास इतनी नेगेटिविटी हुआ करती थी। घर में एक सभी लोगों का एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक वातावरण होता था। नॉर्मल पूजा पाठ करना, संध्या वंदन करना, सुबह दीपक शाम को दीपक, इसमें कुछ किसी को विशेष लगता ही नहीं था। वहीं आप आज की लाइफ देखिए, आज छोटे से छोटे बच्चे को फास्ट फूड खाने की आदत है। मतलब आप सोचिए हमारा बॉडी बना कैसे है। आज हमारी 20-21 साल की एज में ही हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे स्ट्रेस का पहाड़ टूट टूट पड़ा गया है, है। बिल्कुल। हम इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ आस-पास इतना ज़्यादा रोज़ ईर्ष्या, द्वेष, गुस्से का सामना हम कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द कपल्स अकेले रह रहे हैं, जहाँ उन्हें कहीं वो भावनात्मक और वो सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे केस में हम सोचे कि संतान को संस्कारित करने के लिए ठीक है, टाइम अनुसार जो होगा वो हो जाएगा, वो सही नहीं है। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। आपकी लाइफ जितनी इजीली निकल गई, आसान, वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ भी उतनी आसानी से निकल जाएगी। आपको उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आज उसका महत्व समझना और उसको अपनाना। क्योंकि जो लोग इसको थोड़ा भी अपना रहे हैं उन्हें बचपन से ही बहुत इजी, लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि पहले मैंने भी सुना था कि पेरेंटिंग, जैसे प्रेगनेंसी फिर भी निकल जाता है, पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी। बिल्कुल। लेकिन हमें ये बात समझना होगा कि बच्चे की प्रकृति का निर्माण गर्भ में हो जाता है। जिन लोगों ने प्रकृति के निर्माण गर्भावस्था में कर लिया, ढंग से काम कर लिया, उनको पेरेंटिंग बहुत इजी लगती है, उनको फिर उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगते।
तो अगर लॉन्ग शायद इसका उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम में ये था कि मैं अपने टाइम में मतलब जब यंग एज में थी तो मैं चाहती थी कि मैं कोई बहुत अच्छी डांसर बनूँ, पर उस वक्त इतने साधन नहीं थे। लेकिन जब मेरी बच्ची गर्भ में आई तब मैं 3 महीने किसी को पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने जम के डांस किया फाग में और इनमें, और मैं चाहती थी कि मेरी अगर कोई बेटी पैदा हो तो बहुत अच्छी डांसर बने। और नो डाउट आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरी बच्ची इंटरनेशनल डांसर है, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत ठीक है, वो क्लासिकली कथक डांसर है, बहुत अच्छी। और मैं सोचती हूँ कि जैसा आप चाहते हो, और कहीं ना कहीं मतलब मैं दोनों बच्चों को मैं इस चीज़ से मैं आज सबके सामने कि मैंने कोई गर्भ संस्कार नहीं किया, लेकिन मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था और मैं कुछ कुछ बनाती थी। आज मेरे बेटे में इतने अच्छे वो हैं कि वो स्केच इतने मस्ती से बनाता है, और उसको मैंने, चलो बेटी को तो मैंने डांस फिर भी सिखाया प्रॉपर, बेटे को कभी मैंने नहीं सिखाया कि कैसे करना है, लेकिन वो प्रॉपर करता है। बहुत तो शायद माँ जो सोचती है वो बच्चे तक आता ही है। नहीं, जो मैं हम बता दें कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सब तरीके से होती है, और आप इसके एकदम लाइव एग्जांपल है कि आपने किया और आपको इतने इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर एक पुराणों का एग्जांपल भी देना चाहती हूँ। हम सभी ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है, बिल्कुल सुनी है। तो हमें इस बात को नोटिस करना चाहिए कि उनके माता पिता तो हिरण्यकश्यप कयाधु राक्षस प्रजाति के थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने पेरेंटिंग में सारे एफर्ट्स कर लिए थे कि साम दाम दंड भेद से बिल्कुल। कि वो अपने बच्चे को वैसा बना दे जैसा वो चाहते थे। लेकिन क्या वे उनके गर्भ के संस्कारों को बदल पाए? माँ कयाधु अपने गर्भ काल में 9 महीने नारद जी के आश्रम में रही, आश्रम में रुकी थी, बिल्कुल। और उनकी उस प्रकृति को, उनकी उन संस्कारों को कोई नहीं बदल पाया। बाद में पेरेंटिंग नहीं बदल पाती, पेरेंटिंग उन संस्कारों को उभार पाती है लेकिन बदल नहीं पाती। तो वो तो कह सकते हैं कि जो गर्भ है, जहाँ हमारा बीज पनप रहा है और जब वो गर्भ से फूट रहा है तो वो बेस्ट है। बिल्कुल, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब घड़ा बनता है तो आप उसी पे उसको चेंज कर सकते हो, बाद उसका आकार उसी वक्त दे सकते हैं, बाद में कुछ नहीं कर सकते। बाद में सिर्फ कलर बाद में तो फिर टूटेगा, या तो कलर डिसाइड कर लो या फिर वो टूटेगा, कुछ ज्यादा थपेड़ मारेंगे तो वो नहीं हो सकता।